नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी। प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजन लाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव देखने को मिला है। जयपुर राजस्थान में दिसंबर माह में इस बार प्रकृति का चक्र उल्टा चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में इस बार कड़ाके की सर्दी की बजाय गर्मी से लोग बेहाल हैं। वहीं मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 दिसंबर को पूर्वोत्तर भागों में शीतलहर चलने और घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है। थार मरुस्थल क्षेत्र में दिन के साथ साथ रातें भी असामान्य रूप से गर्म रही हैं। जोधपुर सहित प्रदेश के 9 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उसके पार दर्ज हो रहा है। बाड़मेर में पारा 33 डिग्री से अधिक पहुंच गया है, जो दिसंबर माह में असाधारण है। पश्चिमी इलाकों में वर्ष 2020 के कोरोना काल के बाद इस साल दिसंबर सबसे ज्यादा गर्म रहा है। पश्चिमी मैदानी इलाकों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वाइंड पैटर्न में बदलाव होने पर आगामी 2-3 दिन पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार राजस्थान के पूर्वोत्तर इलाकों में अब घने कोहरे ने दस्तक दी है। हिमालय तराई क्षेत्र और उत्तरी राज्यों में शुरू हुए हिमपात के असर से बर्फीली हवा ने प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा दिया है। आगामी 2-3 दिन में प्रदेश के पूर्वोत्तर के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने पर दिन और रात के तापमान में गिरावट से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। वहीं पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बीती रात प्रदेश के 6 शहरों में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट हुई और रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पाली 8.0, वनस्थली 9.6, पिलानी 9.0, चित्तौड़गढ़ 9.2, सिरोही 8.9 और वनस्थली में 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पिछले कुछ वर्षों में देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनकर उभरी है। खेती से जुड़ी बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच यह योजना किसानों को सीधी आर्थिक मदद देती है। योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रूपए की सहायता देती है, जिसे 2,000 रूपए की 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। नवंबर 2025 में 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब देश भर के किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के जरूरी खर्चों में मदद देना है। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और सिंचाई जैसे खर्चों के लिए किसानों को अक्सर नकदी की जरूरत पड़ती है। यह योजना उस समय किसानों के लिए राहत का काम करती है जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। अब तक पीएम किसान योजना की किस्तें लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती रही हैं। इसी पैटर्न को देखें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि कृषि मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में 2,000 रूपए की राशि जारी हो सकती है। सरकार किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों का डेटा सत्यापन करती है। इसमें भूमि रिकॉर्ड की जाँच, बैंक खाते की स्थिति और eKYC जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती है। कई बार इसी वजह से किस्त में कुछ दिनों की देरी हो जाती है। इन दिनों किसानों के बीच यह चर्चा भी चल रही है कि क्या इस बार 2,000 रूपए की जगह 4,000 रूपए मिल सकते हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। असल में ऐसा तभी होता है जब किसी किसान की पिछली किस्त किसी तकनीकी कारण से रुक गई हो। यदि किसी किसान को पिछली किस्त नहीं मिल पाई और बाद में उसकी समस्या दूर हो गई, तो सरकार बकाया किस्त को अगली किस्त के साथ भेज देती है। ऐसे मामलों में खाते में एक साथ 4,000 रूपए आ सकते हैं, लेकिन सभी किसानों को 4,000 रूपए देने को लेकर सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। इसलिए किसानों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए। भजन लाल शर्मा ने सोमवार को अरावली मामले में कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यहां डग में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार अरावली से किसी भी तरह की छेड़छाड़ और खनन नहीं होने देगी। इस बात का प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अरावली को लेकर गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं। वे काम नहीं करते, सिर्फ ट्वीट करते हैं। सिर्फ अरावली का डीपी बदलने से काम नहीं होता, काम होता है दृढ़ इच्छा शक्ति से। मैं गहलोत से पूछना चाहता हूँ कि 2002 और 2010 में आपने कैसे काम किया? आपने 700 पट्टे और 1,000 लीज कैसे दी? इसके पेपर मेरे पास हैं। आपने ब्रजकोस में पर्वतमाला में पट्टे दे दिए, भाजपा सरकार ने उनको निरस्त किया। मुख्यमंत्री ने झालावाड़ के डग में छोटी काली सिंध और चाचूरनी नदी पर बांध बनाने की घोषणा की। डग में पशुओं के लिए 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की भी घोषणा की। यहाँ मालवी और गिर गायों की नस्ल सुधार पर
पर काम किया जाएगा। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह ने भी संबोधित किया। मकर संक्रांति से पहले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के स्टॉक को जब्त किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चाइनीज मांझे के उपयोग नहीं करने को लेकर स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसे लेकर पशुपालन विभाग ने सोमवार को एडवाइजरी जारी की है। पशु पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाकर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के स्टॉक को तत्काल जब्त करने, इसके निर्माण, भंडारण और बेचने पर रोक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नियमों का बार बार उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जन जागरूकता अभियान चलाकर स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रतिबंधित मांझा उपयोग न करने की शपथ दिलाई जाएगी। पतंगबाजी के लिए सूती धागे के उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। व्यापार संघों के साथ बैठक कर उन्हें प्रतिबंधित मांझे के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मनरेगा कानून में बदलाव कर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी विधेयक 2025 करने का सामाजिक संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नए विधेयक को रद्द करने की मांग उठाई। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि नए कानून को रद्द करवाने के लिए वार्ड मेंबर से लेकर सांसद के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखवाएंगे। जो जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री के नाम पत्र नहीं लिखेगा उसका विरोध करेंगे। नरेगा नहीं तो वोट नहीं, जो हमारी रोजी रोटी छीनेगा हम उसकी कुर्सी खाली कराएंगे का नारा बुलंद करेंगे। 2 फरवरी को मनरेगा के 20 साल पूरे हो रहे हैं। उस दिन देश भर में हर ब्लॉक व जिला स्तर पर शोक सभा आयोजित करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि मनरेगा एक्ट मजदूरों को हक देता था, वह कोई ऑफिस ऑर्डर से नहीं आया, वह कानून से आया। अब जो नया कानून आया है वह कोई हक नहीं है। यह केंद्र सरकार कहेगी तो चलेगा, वह नहीं कहेगी तो नहीं चलेगा। पैसा, काम, योजना सब केंद्र सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 90% बजट केंद्र सरकार देती थी। अब कह रहे हैं कि बजट में 60% हिस्सा राशि केंद्र की होगी, बाकी 40% हिस्सा राशि राज्यों की होगी, जबकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। यह पैसा भी आवंटित क्षेत्रों, पंचायतों और जिलों को ही देंगे। इस नए कानून से अगर 5% आवंटित लोगों को रोजगार मिल भी गया तो 95% बेरोजगार ही रहेंगे। 20 साल में गाँव से पलायन नहीं हुआ, अब लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे। निखिल डे ने कहा कि मनरेगा ने काम का अधिकार दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले किसी भी व्यक्ति को काम दिया जाता था। अब सरकार उन्हीं ग्रामीणों क्षेत्रों में काम उपलब्ध कराएंगी जिन्हें केंद्र की ओर अधिसूचित किया जाएगा। नए कानून को 125 दिन की रोजगार की गारंटी वाला बता रहे हैं, लेकिन एक दिन भी गारंटी नहीं, क्योंकि जहां केंद्र सरकार तय करेगी वहां काम मिलेगा। केंद्र सरकार जितना पैसा राज्यों को अलॉट करेगी उतना ही काम हो पाएगा। हाल ही में राजस्थान के 3 विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद विधायक निधि के इस्तेमाल में भ्रष्टाचार के आरोपों ने राजनीति को गर्मा दिया है। अजमेर की अब मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत की एक अनुशंसा पत्र चर्चा में आ गया है। फरवरी 2025 का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों के लिए खादी की फर्श दरी पट्टी खरीदने की अनुशंसा की गई है। पत्र के अनुसार भिनाय क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के लिए 20 लाख रुपए की दरी पट्टी और मसूदा क्षेत्र के स्कूलों के लिए 30 लाख रुपए की दरी पट्टी खरीदने की सिफारिश की गई। जानकारी के अनुसार भिनाय में 190 दरी पट्टी और मसूदा में 239 दरी पट्टी खरीदी गई। 10-15 वर्ग फुट साइज के एक दरी की कीमत करीब 10,500 रुपए बैठती है, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस खरीद प्रक्रिया में विधायक निधि राशि का दुरुपयोग हुआ है। इस विषय में मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच मसूदा निवासी शोभाराम सिंह पुत्र तख्त सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत की कथित चल संपत्ति की जाँच कराने की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक ने अपनी संपत्ति मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए दर्शाई थी, जबकि विधायक बनने के बाद उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विधायक बनने से पहले उनका मकान सामान्य था, जो अब करोड़ों की इमारत में तब्दील हो चुका है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि विधानसभा में श्री सीमेंट फैक्ट्री के प्रदूषण का मुद्दा उठाने के बाद अब इस मामले में चुप्पी साध ली गई है, जिससे किसी प्रकार की सांठगांठ की आशंका बनती है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मामले को लेकर मसूदा के पूर्व कांग्रेस विधायक राकेश पारीक ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पारीक ने कहा कि दरी पट्टी खरीद का यह मामला उसी तरह संदेह पैदा करता है जैसे हाल ही में सामने आए विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि विधायक निधि का पैसा जनता का है और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। पारीक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से आग्रह किया कि समय रहते पूरे मामले की जाँच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके स्वयं के 5 साल के कार्यकाल और वर्तमान विधायक वीरेंद्र कानावत के कार्यकाल दोनों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।